लास्ट यूनिट इकोलॉजी, और इकोलॉजी में अब 3 चैप्टर हैं, पहले 4 चैप्टर थे, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में अब ऑर्गेनिज्म हट गया है, केवल पॉपुलेशन ही है। तो जितना दिया है उसी से क्वेश्चन आएंगे, बाहर से सवाल नहीं आएंगे। इस पैराग्राफ में कुछ नहीं, केवल क्वेश्चन लिखे हैं, हाउ व्हाई हाउ व्हाई। तो हाउ व्हाई अंडरलाइन नहीं करना, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहां से वास्तव में शुरू होगा। देखो है क्या, पहला सवाल यह है कि इकोलॉजी क्या है। तो कहोगे ये एक सब्जेक्ट है जिसमें स्टडी करते हैं क्या, यहां स्टिक कर लेंगे। इंट्रैक्शन एमंग ऑर्गेनिज्म एंड इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट से जो इंट्रैक्शन है उसकी स्टडी किसमें होगी, इकोलॉजी। इकोलॉजी बेसिकली कंसर्न विद कितने लेवल, तो 4 लेवल। कौन सा, ऑर्गेनिज्म के लेवल पर, पॉपुलेशन के लेवल पर, कम्युनिटी के लेवल पर और बायोम। कह रहे यहाँ हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ केवल ऑर्गेनिज्म के लेवल पर डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन के। ऑर्गेनिज्म वाला जो पार्ट था वो हटा ही दिए हैं, इस चैप्टर में पुरानी एनसीईआरटी में था, लेकिन हम हटा दिए तो कोई बात नहीं। अभी बचा क्या है, केवल पॉपुलेशन के लेवल पर। तो पॉपुलेशन में सीधे हेडिंग आ गई है क्या, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। तो पहले पॉपुलेशन पता करो कौन सी चीज है। पॉपुलेशन वास्तव में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है। बस ग्रुप की खास बात यह है कि इस ग्रुप में सेम स्पीसीज होनी चाहिए। सेम स्पीसीज का जो ग्रुप होता है वो एक पॉपुलेशन, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। और जब कई पॉपुलेशन मिल जाएं, अगर हम ग्रुप आप पॉपुलेशन ले ले तो इसे क्या कहोगे, तो इसे कम्युनिटी कहोगे, ठीक है। तो कम्युनिटी अलग है और पॉपुलेशन अलग है। वापस आ जाओ। इन नेचर कह रहा है बहुत मुश्किल है कि हमको मिल जाए क्या, कोई सिंगल इंडिविजुअल स्पीसीज, क्योंकि ज्यादातर कैसे रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। वो लोग इंटरब्रीड करते हैं और कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्या, पॉपुलेशन। ये इंटरब्रीड शब्द बहुत बढ़िया काम का है। ऐसा ग्रुप जिनके बीच क्या होती हो, इंटरब्रीडिंग होगी, उसी ग्रुप का नाम पॉपुलेशन। कह रहा वो अलग बात है कि जो इंटरब्रीडिंग है वो केवल सेक्सुअल पर होता है, लेकिन जब हम इकोलॉजी के रेस्पेक्ट की बात करते हैं तो जो एसेक्सुअल वाले होते हैं, उनको भी हम पॉपुलेशन मानते हैं। किस रेस्पेक्ट से, यहाँ फर्जी कहानी लिखी है कि पॉपुलेशन के एग्जाम्पल बताओ। तो कह रहा किसी वेटलैंड में जितने कार्मोरेंट्स हैं या जितने रैट हैं किसी एबंडेंट फील्ड में, किसी फॉरेस्ट ट्रैक में टीक वुड ट्री कितने हैं, या किसी कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया कितने हैं, या किसी तालाब में लोटस कितने, इसका कोई मतलब नहीं है। पॉपुलेशन का मतलब होता है ग्रुप। आगे देखते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इस पूरे पैराग्राफ में वास्तव में कोई सवाल नहीं मिला है, केवल एक सवाल है क्या, इंटरब्रीडिंग वाला, बस। फिर आ जाओ। पॉपुलेशन में बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, सर्टेन एट्रीब्यूट जहां इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते। जैसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की होती है बर्थ, पॉपुलेशन की लेकिन बर्थ नहीं होती है। पॉपुलेशन की होती है बर्थ रेट, इंडिविजुअल की होती है डेथ, पॉपुलेशन की होती है डेथ रेट। तो कुछ करेक्टर इंडिविजुअल के हैं और कुछ करेक्टर पॉपुलेशन के हैं, क्या, वो भी यहां देख लीजिएगा। तो अगर पॉपुलेशन के कुछ करेक्टर होते हैं जो किसी इंडिविजुअल से थोड़ा अलग होते हैं। जैसे किसी एक इंडिविजुअल में क्या होगा,
तो इंडिविजुअल की बर्थ भी होगी और, लेकिन पॉपुलेशन में क्या होगा, तो पॉपुलेशन की होगी बर्थ रेट और डेथ रेट। पॉपुलेशन में जो रेट है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब होता है पर कैपिटा बर्थ या पर कैपिटा डेथ। पर कैपिटा का मतलब होता है पर इनिशियल। तो अगर रेट निकालना होगा तो ऐसे आप निकालिएगा, रेट निकालना होगा तो ये फार्मूला रखिएगा, चेंज अपॉन इनिशियल, इसी फार्मूले से आंसर निकलेंगे। बर्थ रेट पूछेगा तो भी चेंज अपॉन इनिशियल रखेंगे, और डेथ रेट पूछेगा तो भी चेंज अपॉन इनिशियल रखेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, द रेट एक्सप्रेस किस फॉर्म में, चेंज इन नंबर, या तो क्या होगा डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। कह रहा है यदि कोई पांड है उसमें पहले कितने थे, 20 लोटस थे, कितने नए बन गए, 8 बन गए, तो अभी कितने हो गए, 28 हो गए, तो बर्थ रेट बताओ। तो चेंज कितने का आया है, तो चेंज आया है 8 का, कितने में से, नीचे 20 रखेंगे, 28, इनिशियल कितना था 20 था, तो 8/20 आंसर आ जाएगा क्या, 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, पर लोटस पर ईयर। फिर इसी तरीके से कह रहा कि 4 इंडिविजुअल किसमें से, 40 फ्रूट फ्लाई में से डाइड ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल, जैसे कि हफ्ते भर में, तो बताओ डेथ रेट। तो डेथ रेट निकालना होगा तो चेंज कितना है, 4 ही तो मरे हैं, कितने में से, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.1 इंडिविजुअल पर क्या वीक। ये 2 बार पर क्यों लिखा है, पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, ये टाइम हो गया, ये पर फ्रूट फ्लाई निकल आया। अगर यहाँ 0.1 की जगह 1 लिखना चाहे तो, अगर यहाँ 1 लिखना चाहते हो तो यहाँ 10 कर दो, 1 पर 0.1 था तो 10 पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आंसर देखो ऐसे भी हो सकता है, 1 भी लिख सकते हो, लेकिन 1 लिखोगे तो यहाँ पर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, पर 10 फ्रूट फ्लाई लिखना पड़ेगा। क्लियर। एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम सेक्स रेशियो है। इंडिविजुअल या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। पॉपुलेशन में क्या होता है, सेक्स रेशियो होता है, मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन। कैसे, जैसे 60% क्या है फीमेल और 40% क्या है मेल। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर अलग अलग एज भी होते हैं। जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है ये इंपॉर्टेंट है। एज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से प्लाट करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, ये इंपॉर्टेंट है। क्या मिलेगा, एज पिरामिड। और ह्यूमन पॉपुलेशन का जो एज पिरामिड है वो हमको एज डिस्ट्रीब्यूशन बताए किसका, ये ध्यान रखिएगा, जल्दी ना रहिएगा। क्या एज पिरामिड में मेल हैं कि फीमेल हैं, तो कहोगे दोनों हैं, मेल भी रहेंगे और फीमेल। एज पिरामिड हमको बताएगा कि पॉपुलेशन का हाल क्या है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है या स्टेबलाइज कर रही है या कैसे। देखो जैसे बस आसानी से याद रखेंगे, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है या एक्सपैंड कर रही है या स्टेबलाइज कर रही है, पता करने का तरीका, तो आप इन दोनों को ध्यान देंगे। बस ध्यान ऐसे देंगे, अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है किससे तो क्या कर जाएगी, और अगर ये दोनों बराबर हैं, देखो बराबर दिख रहे हैं, अगर दोनों बराबर हैं तो, और अगर प्री रिप्रोडक्टिव वाले कम हैं तो सारा खेल प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव का है। प्री वाले रिप्रोडक्टिव से ज्यादा हैं एक्सपैंड, प्री वाले रिप्रोडक्टिव के बराबर हैं स्टेबल, और प्री वाले रिप्रोडक्टिव से कम है तो डिक्लाइन। फिर आएगा पॉपुलेशन की डेंसिटी। जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो भी हमको बहुत कुछ बताती है कि पॉपुलेशन का हाल क्या है, ठीक, कि क्या आउटकम निकला है कंपटीशन का, क्या असर पड़ा है किसी एडवर्स इफेक्ट का। देखो किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन की जो साइज है वो बहुत छोटी हो सकती है। जैसे साइबेरियन क्रेन, कहाँ, ये रटना है, भरतपुर वेटलैंड में इनकी संख्या 10 से भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। लेकिन
इनकी संख्या किसी भी स्पीसीज की संख्या या पॉपुलेशन डेंसिटी मिलियन में हो सकती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास किसमें पांड। पॉपुलेशन साइज को हम अंततः क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, जिससे नापते हैं एन से। ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा क्या नापो, सिर्फ नंबर से आपको पॉपुलेशन डेंसिटी पता नहीं चलेगी। बायोमास भी एक इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है टोटल नंबर बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा मोस्ट एप्रोप्रिएट मीजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, तो आंसर आप क्या दोगे, नंबर ही दोगे। लेकिन ओनली यही नहीं होगा, देखो लिखा है बहुत बार टोटल नंबर निकालना बहुत मीनिंगलेस होता है, या बहुत, जैसे किसी एक एरिया में 200 कैरेट हैं पार्थेनियम और सिंगल क्या है बनियान ट्री, तो अगर हम नंबर पर नजर डालेंगे तो नंबर के हिसाब से किसकी डेंसिटी ज्यादा है, नंबर के हिसाब से तो पार्थेनियम की जाता है, लेकिन कवर्ड एरिया के हिसाब से देखोगे या बायोमास से देखोगे तो बनियान की ज्यादा हो जाएगी। तो कुछ जगह हमको किसी दूसरे तरीके पर भी देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि जो टोटल नंबर हैं वो हमेशा नॉट इजिली एटाब्लेबल होते हैं। क्यों, बहुत बार बहुत मुश्किल इम्पॉसिबल हो जाता है या टाइम कंज्यूमिंग। जैसे कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया का नंबर काहे निकालोगे, डेंसिटी बायोमास से निकाल लोगे। इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी, ध्यान सुनिएगा जरा बेटा, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। जैसे आपने किसी का नंबर कैलकुलेट कर लिया, पता कर लिया, ये एब्सोल्यूट है। एग्जैक्ट बायोमास पता कर लिया तो भी क्या है, एब्सोल्यूट है। लेकिन बहुत बार हम एब्सोल्यूट नहीं पता कर सकते। जैसे देखो, जैसे मान लेते हैं किसी लेक में फिश की डेंसिटी पता करनी चाहते हैं, तो या तो सारी फिश पकड़ो फिर सबको गिनो, या सबको फिर वजन करो, सबको तौलो, तो ये तो संभव नहीं है। तो कैसे निकाला जाएगा, तो कह रहा है कि ऐसे केस में लिखा है बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्ट पता चल जाए, एक्चुअल काउंटिंग बहुत मुश्किल है। तो क्या करना चाहिए, एक बार में कितना पकड़ लोगे भाई, अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो एक बार में ज्यादा आएंगी, और डेंसिटी कम होगी तो एक बार में कम आएगी। ये रट लीजिएगा। कभी कभार एक्चुअल काउंटिंग बहुत मुश्किल होती है, जैसे नेशनल पार्क में टाइगर, तो कैसे पता करेंगे, या तो पग मार्क से पता करेंगे और या तो फीकल पिलेट से पता करेंगे। ठीक है, चलिए पॉपुलेशन ग्रोथ, यहां जनरल कहानी दी, इस पैराग्राफ में कोई क्वेश्चन नहीं है, यहां से सवाल है। चलो देख लो, 2-3 सवाल हैं। कुछ बहुत बढ़िया नहीं है, एक बस याद रखना कि कितनी बेसिक प्रोसेस हैं जो पॉपुलेशन की डेंसिटी चेंज करेंगी। तो कहोगे 4 बेसिक, बाकी कोई सवाल नहीं है। उन 4 में से 2 कौन सी, ये 2, ये क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और उन 4 में से 2 कौन क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। नाटालिटी क्या है, तो ये बर्थ रेट है, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग गिवन पीरियड, ठीक है। और मॉर्टेलिटी क्या है, ये डेथ रेट है। आई माइग्रेशन क्या है, इमिग्रेशन क्या है, तो कहोगे जब सेम स्पीसीज के लोग आके क्या कर जाएं, दूसरी जगह से जुड़ जाएं। और इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, जब सेम ही स्पीसीज के इंडिविजुअल चले जाएं और कहीं और पहुंच जाएं। तो छोड़ देंगे तो ये आ जाएंगे, तो ये मर जाएंगे, ये पैदा होंगे तो ये। कौन 2 लोग बढ़ाएंगे, तो ये बढ़ाएंगे और ये बढ़ाएंगे। और कौन 2 लोग घटाएंगे, ये घटाएंगे और ये घटाएंगे। ये Nt+1 एक निश्चित समय बाद डेंसिटी कितनी है, तो इनिशियल डेंसिटी में ये दोनों बढ़ाने वाले हैं, ये दोनों घटाने वाले हैं, इनका डिफरेंस ले लेंगे और वो इसमें जोड़ लेंगे। अगर ये ज़्यादा होगा तो वैल्यू प्लस में आएगी, इसमें जुड़ जाएगी। अगर ये ज़्यादा होगा वैल्यू माइनस में आएगी, इसमें से घट जाएगी।
कह रहा द पॉपुलेशन डेंसिटी कब बढ़ेगी, तो कहोगे जब नंबर ऑफ बर्थ और नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, किससे, नंबर ऑफ डेथ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स। सामान्य परिस्थितियों में, इंपॉर्टेंट सवाल है, अंडर नॉर्मल कंडीशन, सामान्य कंडीशन में अगर पूछेगा तो कहोगे दो ही मेन फैक्टर हैं, क्या, बर्थ और डेथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। लेकिन अगर कुछ विशेष कंडीशन है, जैसे जैसे देखो लिखा है कोई न्यू हैबिटेट जस्ट कॉलोनाइज्ड हुआ है, तो अगर जस्ट कॉलोनाइज हुआ है तो कौन सा मेन फैक्टर हो जाएगा, ई माइग्रेशन, किससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, बर्थ रेट। तो ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि कौन सी ऐसी परिस्थिति है जब बर्थ रेट से ज्यादा आई माइग्रेशन का इंपॉर्टेंट है, तो क्या बताओगे, न्यूली कॉलोनाइज्ड। ये ग्रोथ मॉडल है, यहां लिखा बहुत है, याद कम रखना है, सब कुछ याद रखेंगे कुछ नहीं याद रहेगा। दो प्रकार के ग्रोथ मॉडल हैं, पहला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, केवल 3 क्वेश्चन याद रखेंगे। पहला सवाल क्या है, ऐसी कोई भी ग्रोथ जो अनलिमिटेड हो वही एक्सपोनेंशियल होगा। अनलिमिटेड ग्रोथ तभी होगी जब नेचुरल रिसोर्स अनलिमिटेड होंगे। तो ये थ्योरी में तो पढ़ सकते हो, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। नेचुरल रिसोर्स एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अनलिमिटेड रिसोर्स पर जब अनलिमिटेड ग्रोथ होती है तभी उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, इसका ग्राफ जे शेप होता है। ठीक, एक क्वेश्चन, बाकी देख लो जो क्या लिखा है। कह रहा है जो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है वो आवश्यक है किसके लिए, अनइम्पिटेड ग्रोथ का मतलब बेरोक टोक। अनलिमिटेड ग्रोथ तभी होगा जब क्या ज्यादा होगा, रिसोर्स ज्यादा होंगे, हो जाएं। हाँ, तो क्या हो जाए, अगर रिसोर्स क्या हो, अनलिमिटेड हो, तो ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। हैज एबिलिटी टू रियलाइज इट्स इनेट पोटेंशियल टू ग्रो। लेकिन डार्विन ऑब्जर्व करते हैं, डेवलपिंग हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल, ऐसा पॉपुलेशन ग्रोथ इन एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिकल फैशन ये कब होगी, तो आप याद रखिएगा एक ही कॉन्सेप्ट है, कब, रिसोर्स क्या होगा, अनलिमिटेड। एक लाइन केवल, पॉपुलेशन साइज शुरुआत में क्या ले लो, n, बर्थ रेट ले लो उसको b से लिख लो, डेथ रेट को d से लिख लो। तो जो इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसको क्या कहोगे, dn/dt कहोगे। तो dn/dt इक्वल टू क्या होगा, बर्थ माइनस डेथ गुणे इनिशियल डेंसिटी। बर्थ माइनस डेथ की जगह देखो क्या लिखा गया है, r, तो dn/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, rn। ये आप याद रखिएगा। इसमें r क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। तो r क्या है देखो, r क्या है, तो कहोगे ये इंट्रिंसिक रेट है किसका, किसी स्पीसीज के नेचुरली आगे बढ़ने के रेट को नेचुरल इंट्रिंसिक रेट कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये पता करने के लिए कि क्या इम्पैक्ट है किसी बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर का, कहाँ, पॉपुलेशन की ग्रोथ। फिर आपको रटना है, रटना ये है कि ये वाला जो कर्व बना ये जे शेप कर्व है, तो जे शेप कर्व किसका होता है, इसी एक्सपोनेंशियल का होता है। आर की वैल्यू आप रट लेंगे जो एनसीईआरटी में दिया है। आर की वैल्यू कितनी होगी, तो नॉर्वे रेट की कितना 0.015, फ्लोर बीटल की कितनी होगी 0.12, 1981 में आर वैल्यू ह्यूमन पॉपुलेशन की कितनी थी, तो इतना याद रखिएगा। आज चेंज हो चुकी है क्योंकि 2011 की सेंसस से कुछ दूसरी थी, आज तो काफी चेंज हो चुकी है, तो वैल्यू पता नहीं है। एबव इक्वेशन डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसमें कर्व कैसा बनेगा, जे शेप कर्व बनेगा। अगर इसका
कह रहा अगर आप इसका एक्सपोनेंशियल फार्मूला निकालोगे तो एन टी इक्वल टू एन जीरो ई आर टी, ये भी आप रट लेंगे। इसमें एन टी क्या है, टाइम टी है, एन जीरो क्या है, इनिशियल है, आर क्या है, और ई क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। तो ये वैल्यू आप याद रखिए, आया हुआ सवाल है एग्जाम में। एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशन, तभी इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी क्या। तो ये सवाल एग्जाम में आ सकता है, कम समय में ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कब हो सकती है। तो कम समय में ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी तभी होगी जब कौन सी ग्रोथ होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। डार्विन सोज हाउ, कैसे, स्लो ग्रोइंग एनिमल एलिफेंट बिकम्स, को इसका कोई मतलब नहीं, ये भी फर्जी कहानी है, इसका भी कोई मतलब नहीं। फिर लॉजिस्टिक आ जाओ। लॉजिस्टिक में केवल 3 क्वेश्चन याद रखना है, केवल 3 सवाल। पहला, लॉजिस्टिक ग्रोथ ही रियलिस्टिक ग्रोथ है, एक क्वेश्चन। ये कब होती है, जब रिसोर्स लिमिटेड है, इसका मतलब ये नेचुरल है। दूसरा सवाल, इस ग्रोथ में कितनी फेज होती है, तो 4 फेज, 4 फेज होती है, लैग फेज, लॉग फेज, फिर स्टडी फेज, फिर डिक्लाइन भी तो हो जाता है आखिरी में जाकर के। 4 फाइनली होती है, शुरुआत बेसिकली 3 ही आप मान लीजिए। तो शुरू में बहुत स्लो चलेगी, फिर बहुत तेज चलेगी, फिर स्लो हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। देखो, दुनिया में कोई भी ऐसी पॉपुलेशन नहीं है जहां आपको क्या मिल जाए और आपको क्या मिल जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि कुछ ना कुछ क्या होगा, किसके लिए, लिमिटेड रिसोर्स के लिए। तो फिर जो फिटेस्ट होंगे वही क्या कर जाएंगे, सरवाइव करेंगे, और बाकी लोग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इन नेचर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी एक गिवन हैबिटेट में इनफ रिसोर्स होता है टू सपोर्ट ए मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। ये रुक जाओ जरा बेटा, किसी भी पॉपुलेशन की जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर होता है वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। जिसके बाद नंबर ना बढ़े उसको कहते क्या हैं, कैरिंग कैपेसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, किसी भी हैबिटेट में किसी भी पॉपुलेशन का वो नंबर जिसके बाद उसका नंबर ना बढ़े तो उसको कहेंगे क्या, कैरिंग कैपेसिटी। पॉपुलेशन ग्रोइंग इन हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्स, सबसे पहले क्या मिलेगा, लैग फेज, फिर क्या मिलेगा, फेज ऑफ एक्सेलरेशन, फिर क्या मिलेगा, फेज ऑफ डिक्लेरेशन, और फिर फाइनली क्या मिलेगा। तो कितनी फेज हो गई, 4 फेज हो गई। एसिम्पटोट, हाँ एसिम्पटोट कौन कब होगी, ये 2 बार आ चुका है। तो याद रखेंगे जब, इधर देखिए, मान लेते किसी की पॉपुलेशन डेंसिटी अभी 10 है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी मान लेते हैं कि 50 है। तो ध्यान से सुनना, अगर पॉपुलेशन 10 से बढ़ के 20 हो जाए तो बढ़ने की संभावना अभी बची है, अभी एसिम्पटोट नहीं होगा। फिर 20 से बढ़ के 40 हो जाए, अभी भी संभावना बची है, लेकिन 40 से बढ़ के कितनी हो जाए। अब ध्यान से सुनना, ये है पॉपुलेशन की डेंसिटी, और ये इसकी क्या है, जिस दिन डेंसिटी किसके बराबर हो जाए, कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाएगी, बस वो आखिरी होगा, उसी दिन क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर कहां पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, मतलब n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, k के बराबर हो जाएगी। एक और फार्मूला देख लो, जब ग्राफ बनाएंगे तो यहां बनेगा सिग्मॉइड कर्व, कौन सा बनेगा, या वर्लेस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, और ये इसका फार्मूला होगा। ये फार्मूला कैसे बनेगा जरा देखो, तो dn/dt इक्वल टू Rn। तो वैसे इसको कैसे लिखा जाए, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 माइनस n बाई के, कि k बाई n, n बाई के लिखोगे, यही तो लिखोगे, तभी तो k माइनस n अपन के आएगा। यही रियल फार्मूला है, इसको आप लिख जरूर लीजिए, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था इसी फार्मूले से सॉल्व हो सकता था। देखो,
हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, कब होगी बताओ? इसकी वैल्यू तभी 0 होगी जब इसकी वैल्यू 0 होगी। और ये 0 कैसे होगी? तो एक काम कर दो ना, n की वैल्यू किसके बराबर कर दो? k। तो अगर ये कर दोगे तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, आंसर 1 आएगा। 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। इस केस में dn अपान dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? और 0 हो जाने का मतलब a सिंपटोट। ये काम का सवाल एग्जाम में आ चुका है। कब a सिंपटोट होगा? तो जब कहोगे n की वैल्यू k के बराबर हो। ये भी तो कह सकते हो कि n बाई के इक्वल टू 1, कोई दिक्कत? बात तो एक ही है। ये आंसर आया था क्वेश्चन में, तो या तो ये मिलेगा, तो ये मिलेगा, तो ये मिलेगा। लेकिन मिलेगा कब? जब रियल में ये होगा n बाई के इक्वल टू 1। और ये 1 कब होगा? जब n किसके बराबर होगा? k के बराबर होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, r क्या है? इंट्रिंसिक, k क्या है? कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में आपको कुछ रटना है। क्या रटना? देखिए दुनिया, एक तो ये क्वेश्चन, डार्विन की फिटनेस किससे मीजर होती है? तो कहोगे डार्विनियन फिटनेस हाई आर वैल्यू से। ये क्वेश्चन ये। दूसरा, फिटनेस मेंटेन रखने के लिए या फिटनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीका निकालते हैं। क्या? देखो जरा, एक तरीका ये है कि या तो एक बार ब्रीड करें, या तो मेनी टाइम ब्रीड करें, एक ऑप्शन। या तो स्मॉल नंबर लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग हो, या लार्ज नंबर स्मॉल साइज। 4 ही ऑप्शन तो हैं। या तो ब्रीडिंग 1 टाइम, या तो ब्रीडिंग मेनी टाइम, या तो लार्ज नंबर स्मॉल साइज, या तो स्मॉल नंबर लार्ज साइज। इसमें एग्जाम्पल आपको याद रखने कौन किसके हैं। तो देखो, वंस टाइम के में कौन आएंगे? सैल्मन फिश, बम्बो। मेनी टाइम में कौन आएंगे? बर्ड और मैमल। फिर नंबर ज्यादा हो साइज छोटा हो, ओएस्टर, पेलेजिक फिश। और नंबर कम हो साइज बड़ा हो, बर्ड और मैमल। तो बर्ड और मैमल के 2 कैरेक्टर मिल गए ना। बर्ड और मैमल का मेनी टाइम वाला और स्मॉल नंबर लार्ज साइज। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ये जान लो कि एग्जाम में इस हेडिंग से कुछ ना कुछ तो आएगा ही, आना ही आना है, बिल्कुल निश्चित है। कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ दैट इज इनहेबिटेड बाय जस्ट सिंगल स्पीसीज? कहोगे नहीं, कोई ऐसा हैबिटेट है ही नहीं जहां सिंगल हो, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट हो कम से कम एक स्पीसीज और जिसको क्या किया जा सके? खाया जा सके। प्लांट भी अकेले नहीं रह सकते हैं, इनको भी किसकी मदद चाहिए? माइक्रोब की मदद चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है नेचर में जितने प्लांट, एनिमल, माइक्रोब हैं वो अकेले जिंदा नहीं रह सकते हैं, अकेले जिंदा नहीं रह सकते हैं। कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा, कम्युनिटी बनेगी जो एक दूसरे पर क्या होगी? डिपेंडेंट। कैसे? देखो, जब 2 स्पीसीज के बीच इंटरेक्शन होगा तो इसको कहोगे क्या? तो कहोगे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। क्या कहोगे? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन arise from interaction of population। कहां से? इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज। या तो फायदेमंद होगा, या तो नुकसान होगा, या तो क्या होगा? न्यूट्रल। प्लस में होगा तो बेनिफिशियल, माइनस तो डेट्रीमेंटल, और 0 तो न्यूट्रल। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल से सवाल आ रहा है। देखो, दोनों स्पीसीज बेनिफिशियल तो म्यूचुअलिज्म, दोनों स्पीसीज डेट्रीमेंटल तो ज्यादा कंपटीशन करेंगे, दोनों को नुकसान होगा।
एक स्पीसीज बेनिफिशियल, दूसरी स्पीसीज डेट्रीमेंटल, दो में मिलेगा, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म। एक बेनिफिशियल लेकिन दूसरी न्यूट्रल है, ना बेनिफिशियल ना हार्म, क्या? और एक का हो गया नुकसान और दूसरी है न्यूट्रल। तो बताओ कितने ऐसे इंटरेक्शन हैं जिसमें किसी ना किसी का नुकसान हो ही रहा है? सुनते नहीं हो? कौन, कितने ऐसे इंटरेक्शन हैं जिसमें मिनिमम एक का नुकसान होना ही है? देखो इसमें किसी का नुकसान नहीं है, इसमें भी किसी का नुकसान नहीं है, हैं? यहां देखो दोनों का नुकसान है, यहां एक का नुकसान है और यहां भी एक का नुकसान है, तो सिर्फ एक का नुकसान किसमें है? ये ठीक है। इस टाइप के भी सवाल आएंगे कि एक का नुकसान है कि दोनों का नुकसान है कि दोनों का फायदा है, एक का नुकसान दोनों का फायदा, इस प्रकार से सवाल आएंगे। कह रहा दोनों स्पीसीज फायदे में होंगी, म्यूचुअलिज्म, और दोनों लॉस में होंगी, कंपटीशन। क्लियर? अगर पैरासिटिज्म और प्रेडेशन है तो एक क्या होगी? बेनिफिट, जैसे पैरासाइट फायदे में प्रेडेटर फायदे में, और एक क्या होगी? हार्मफुल, जैसे होस्ट को नुकसान और प्रे को। जब इंट्रैक्शन हो, एक स्पीसीज फायदे में हो और दूसरी स्पीसीज ना तो फायदे में हो ना तो क्या कहोगे? तो कमेंसलिज्म कहेंगे। और एमेंसलिज्म बहुत विशेष है, क्या? एक स्पीसीज तो हो गई नुकसान, दूसरे का कुछ असर नहीं पड़ा। एक और क्वेश्चन, कौन कौन सी इंट्रैक्शन है जिसमें साथ रहना जरूरी है? 3, ये देखो लिखा है, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, क्या? लाइव क्लोजली टुगेदर, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी हेडिंग प्रीडेशन है, इसमें क्वेश्चन पूछ पूछ के समझाया है। क्या कह रहा? क्या होगा? होगा कुछ नहीं, अगर सभी एनर्जी जो प्लांट के द्वारा फिक्स हो वही रुकी रहे और कोई एनिमल को ना जाए तो एनर्जी का फ्लो रुक जाएगा, और एनर्जी का फ्लो कभी रुक नहीं सकता है, तो होगा नहीं कुछ ऐसा। प्रीडेटर या प्रीडेशन प्राकृतिक तरीका है, ये टिक करो, इंपॉर्टेंट है। इस पूरी हेडिंग में ये बताया गया है कि प्रीडेशन के फायदे क्या हैं। शेर ने हिरन का शिकार किया, हिरन मर गया, ये तो नुकसान दिख रहा है, सब लोग परेशान हैं, लेकिन ये सिर्फ नुकसान एक नहीं है, फायदे बहुत हैं। तो फायदे देखो कितने हैं। पहला फायदा, ये नेचुरल वे है किसका? ट्रांसफरिंग एनर्जी टू, जो एनर्जी कहां से फिक्स होगी, तो एनर्जी ट्रांसफर करने का नेचुरल तरीका कौन सा है? प्रीडेशन। कह रहा जब हम प्रीडेटर प्रे की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही दो लोग आ जाते हैं, टाइगर और डियर। लेकिन अगर कोई स्पैरो सीड खा रही है तो ये भी क्या है? प्रीडेशन है। अगर कोई एनिमल प्लांट को खा रहा है तो ये भी क्या है? भले ही हर्बीवोरस है लेकिन है क्या? ये प्रीडेशन ही है। तो पहला जरा बताओ, प्रीडेशन का एक फायदा क्या मिला? ये मिला। प्रीडेशन का एक फायदा क्या मिला? तो कहोगे एनर्जी ट्रांसफर वाला एक फायदा मिला। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कह रहा है कुछ और भी रोल है, तो दूसरा देखो, कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। अगर प्रीडेटर प्रे को ना मारे तो प्रे की पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, उसको कंट्रोल में कौन रखेगा? प्रेडेटर। बट फॉर प्रेडेटर प्रे स्पीसीज कुड बी अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, और अगर नहीं खाया जाएगा तो क्या डिस्टर्ब कर देंगे? इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे। इसका एग्जाम्पल दिया है, कह रहा कुछ एक्जोटिक स्पीसीज इंट्रोड्यूस कर गई किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, वो बहुत ज़्यादा इन्वेजिव हो गई,
क्योंकि वहां क्या नहीं था। इसका एग्जाम्पल भी एक दिया है, प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ, कब, 1920 में। ये बहुत तेजी से फैलने लगा, लाखों हेक्टेयर में फैल गया, कहाँ, रेंजी लैंड पर। फाइनली इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, इसको कंट्रोल में लाने के लिए क्या लाए, कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर लाए कहां से, उसके नेचुरल हैबिटेट से लाए। तो ये तो ध्यान से सुने, अभी तक कितने फायदे मिले, दो फायदे। पहला एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी कंड्यूट। दूसरा है प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखो, नहीं तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसका एग्जाम्पल समझ में आएगा। तीसरा फायदा देखो, बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो बायोपेस्टिसाइड पढ़ते हो वो भी किस पर होता है, ये जो एग्रीकल्चर का पेस्ट कंट्रोल मेथड है वो किस पर बेस्ड है, तो इसी प्रीडेशन, जो प्रीडेटर नेचुरल प्रीडेटर होते हैं उन्हीं का तो इस्तेमाल करते हो। जैसे ड्रैगन फ्लाई का इस्तेमाल किया गया किसको मारने के लिए, मॉस्क्यूटो, याद आया। और देखो प्रीडेटर का अगला फायदा, मेंटेन करते हैं क्या, स्पीसीज डाइवर्सिटी, कहाँ, किसी कम्युनिटी। क्यों, क्योंकि ये घटा देते हैं इंटेंसिटी किसका, तो जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है उसको क्या करते हैं, घटा। तीन फायदे मिल गए। इसका भी एग्जाम्पल, ये इतना एग्जाम्पल दिया है, कह रहा है कि रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ पैसिफिक सी कोस्ट, वहां स्टारफिश थी, कौन सी, पिसा एस्टर। ये एक इंपॉर्टेंट क्या थी, कह रहा है एक्सपेरिमेंट किया गया जहां सारी स्टारफिश क्या कर दी गई, तो कितनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों, इधर देखो, ये कोई एरिया है, यहाँ स्पीसीज S1 रहती है, S2 रहती है, S3 और S4, और एक रहता है प्रीडेटर। ये शिकार कर रहा है, जब शिकार कर रहा होगा तो सभी लोग डरे रहेंगे, सभी की संख्या क्या रहेगी, कम। अब ये जब चला गया तो मान लो ये इसका शिकार करता था, तो इसकी पॉपुलेशन अब बढ़ने लगेगी। अब जब इनकी पॉपुलेशन बहुत हो जाएगी तो इनकी जब लड़ाई इनसे होगी तो ये मारे जाएंगे, फिर लड़ाई इनसे होगी तो ये मारे जाएंगे, फिर लड़ाई इनसे होगी तो ये मारे जाएंगे। इस एक प्रीडेटर के यहाँ चले जाने से ये तीन लोग क्या कर जाए, एक्सटिंक्ट कर गए। तो प्रीडेटर का रहना जरूरी है, तभी प्रे की स्पीसीज क्या रहेगी, कंट्रोल में रहेगी। तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को क्या करते हैं, घटाते हैं। अच्छा एक और बात, प्रीडेटर बहुत दमदार होता है, इतना दमदार होता है कि अगर चाह जाए तो पूरी तरीके से सफाया कर दे। हाँ, सारे शेर की फैमिली एक दिन घर से निकले कि आज जंगल में कोई भी हिरन नहीं छोड़ा जाएगा, सारे मार दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। देखो, क्योंकि अगर ऐसा कर देंगे तो प्रीडेटर क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। किसके चक्कर में, लैक ऑफ फूड। तो फिर प्रीडेटर क्या करेगा, तो कह रहा भैया बहुत समझदार होता है। प्रूडेंट मतलब समझदार, कितना समझदार, क्योंकि उसने सीखा है कि इनको मारना है केवल जब खाना हो। ठीक है, शिकार करने के लिए ऐसे नहीं कि चलो चलो सिखाया जाए कैसे शिकार किया जाए ना, जब ओरिजिनल शिकार होगा तो उसी में सीख लेना। ओरिजिनल में ही सिखाते हैं बच्चों को, समझदार होते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा, तो प्रे क्या करेगा, इंतजार करेगा कि प्रेडेटर आए हमको मारे, ऐसा तो होगा नहीं। प्रे स्पीसीज भी क्या करेगी, कुछ ना कुछ डिफेंस करेगी। कैसे, सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट और फ्रॉग ने हल निकाला, कीमोफ्लाजी कर लिया और एवॉइड हो गए, किससे, अपने आप को छिपा लिया, इन्वायरमेंट में दिख ही नहीं रहे हैं। कुछ ने क्या किया, अपने अंदर जहर बना लिया। तो भैया जब जहर बना लोगे तो कोई खाएगा, कोई नहीं खाएगा। जैसे मोनार्क बटरफ्लाई, यह एनसीईआरटी लिखी बहुत बढ़िया है, 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है, फिर एग्जाम्पल दिया है। मोनार्क बटरफ्लाई ने अपना क्या कर दिया,
टेस्ट ही खराब कर दिया, कहा कोई खाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या था, केमिकल। बटरफ्लाई में ये केमिकल कब आया, तो उसने एक जहरीली घास खाई थी, जब वो क्या था, तो बताओ इसको कोई खाएगा, इसको कोई नहीं खाएगा। ये आराम से सब लोग परेशान है कि इसको कोई खा ही नहीं रहा, जो खाएगा वो सबको बताएगा कि देखो इसका टेस्ट बहुत खराब है, इसको ना खाना कोई मतलब है नहीं। क्लियर। अच्छा ये बताओ, शिकारी आ रहा है, शेर, हिरन तो भाग जाएगा, लेकिन हम लोग जा रहे हैं किसी पालक के पेड़ को उखाड़ने, तो पालक के पेड़ क्या करे, भाग जाएगा, भाग तो पाएगा नहीं। तो प्लांट के सामने बड़ी समस्या है। फॉर प्लांट जो हर्बीवोरस होते हैं वो क्या होते हैं, हम लोग प्रीडेटर ही हैं। दुनिया के 25% इंसेक्ट क्या हैं, फाइटोफाइगस, मतलब क्या खाते हैं, प्लांट सैप खाते हैं। तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है यहाँ, क्यों, क्योंकि प्लांट बेचारे एनिमल की तरीके से भाग भी तो नहीं सकते हैं, कि भाग सकते हैं, नहीं भाग सकते हैं। तो फिर प्लांट क्या करेंगे, प्लांट क्या करेंगे, तो पालक में कुछ ऐसा कर दिया जाए कि पालक हम लोगों को खाने में अच्छी ना लगे, तो क्या उखाड़ेंगे, पालक में कांटे हो जाए तो क्या पालक उखाड़ेंगे, नहीं उखाड़ेंगे। कैक्टस नहीं उखाड़ के लाते हैं, क्यों, कैक्टस ने कांटे बना लिया। तो प्लांट भी कुछ ना कुछ करेगा अपने आप को बचाने के लिए। देखो क्या करेगा, प्लांट इवाल्व करेगा कोई ना कोई एस्ट्रोनाइजिंग मार्फोलॉजिकल या ये टिक करेंगे। और किनसे बचने के लिए, जैसे पौधा कहेगा चलो आओ, हमारे पास क्या है, थॉर्न है, किसमें, अकेसिया और कैक्टस, ये मोस्ट कॉमन मार्फोलॉजिकल डिफेंस है। लेकिन क्या सभी लोग कांटा तो बना नहीं लेंगे, क्यों, देखो कुछ प्लांट प्रोड्यूस करेंगे ऐसे केमिकल जो हर्बीवोरस को क्या कर दें, या फिर कुछ खराब कर दें, जैसे हो सकता है उनको मार ही दें। जैसे कैलाट्रोपिस, कहा देखो इसने अपने अंदर केमिकल बनवाया है, कौन सा, पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कोई खाएगा नहीं, जो खाएगा वो आखिरी बार खाएगा, हैं, इसके बगल अगल बगल जानवर घूमते रहते लेकिन इसको खाएंगे नहीं, और खाएंगे तो बताएंगे अब उसको मत खाना, हम तो जा ही रहे हैं, तुम सबको बता देना, तो इसको कोई खाएगा। देखो लिखा है, दैट्स व्हाई यू नेवर सी, कोई भी कैटल या गोट, ये सर्सन रीजन में आएगा, कैलाट्रोपिस को कोई नहीं खाता है, क्योंकि इसके पास क्या है, पॉइजनस ग्लाइकोसाइड है। ठीक है, अच्छा चलो और देखो, पौधों ने कहा कुछ और दिमाग लगाते हैं, कुछ केमिकल आइसोलेट कर लो, प्लांट में इकट्ठा कर लो, जैसे निकोटीन, कैफीन, क्वाइनिन, स्टाचिसिन, ओपियम, ये सब पौधों ने काहे के लिए बनाना, हमारे लिए थोड़े बनाया है, वो तो अपने लिए बनाए थे कि अगर हमको खाओगे तो नशे में रहोगे, हैं। ओपियम प्लांट लगा है, कोई जानवर गाएगा उसको खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा। तो क्वेश्चन आया हुआ सवाल है कि ये सब चीजें किसी पौधे में क्यों पाई जाती हैं, तो कहोगे इनको बचना है, किससे, ग्रेजर और बाउजर, किससे बचना है, ग्रेजर और बाउजर। चलिए ठीक है, फिर आएगा कंपटीशन, चलो बता डालो हमको, प्रीडेशन बहुत बड़ा हेडिंग है और प्रीडेटर में क्वेश्चन कम है, हेडिंग केवल बड़ी है, बस गिनती के सवाल है, हमको सिर्फ फायदे बता डालो, 5 कितने फायदे। तो एनर्जी कंडक्शन करेगा और प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखेगा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को घटाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करेगा, समझदारी से शिकार करेगा। ठीक, ये हो गया। अब आओ प्रे बचेंगे कैसे, तो बचने के अलग अलग तरीका, जैसे इंसेक्ट और फ्रॉग ने अपना कलर बदल के बच लिया, कीमोफ्लेजी कर लिया, किसी ने कहा कि हम अपने अंदर केमिकल बना लेंगे, ठीक है, जैसे, और किसी ने कहा हम अपना टेस्ट ही खराब कर लेंगे, जैसे मोनार्क बटरफ्लाई, किसी ने कहा हम कांटा बना लेंगे, प्लांट में समस्या मार्फोलॉजिकल, कैक्टस ने, किसी ने कहा हम जहर बना लेंगे कैलाट्रोपिस, और किसी ने कहा ओपियम वगैरह बना लेंगे। क्लियर है, इतने ही सवाल है, ये लाइन रटेंगे, इंपॉर्टेंट है। जब डार्विन चर्चा करते हैं किसकी, काहे के लिए,
तो ये मानते हैं क्या कि जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ये आया हुआ सवाल है बेटा नीट में, यही पोटेंट फोर्स है किसका, इतना क्वेश्चन आया था इतना, और ये ऑप्शन में था, पोटेंट फोर्स ऑफ इवोल्यूशन है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ये माना जाता है कि कंपटीशन किसके बीच होगा, तो कहोगे क्लोजली रिलेटेड के बीच होगा। किसके लिए होगा, सेम रिसोर्स के लिए होगा। कब होगा, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। कभी कभार बिल्कुल अनरिलेटेड स्पीसीज के लिए भी क्या होता है, कंपटीशन हो जाता है। जैसे सैलो साउथ अमेरिकन लेक में जो विजिटिंग फ्लेमिंगो हैं, उनका कंपटीशन किससे हो गया, फिश के लिए हो गया, क्योंकि फूड क्या है, कॉमन। तो जरूरी नहीं कि एक ही जैसी हो, अलग अलग के बीच भी हो सकता है। दूसरा, रिसोर्स का लिमिटिंग होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जब इंटरफेरिंग कंपटीशन होता है, जब इंटरफेरिंग कंपटीशन होता है तो रिसोर्स खूब होता है, अबंडेंट होता है, फिर भी कंपटीशन हो जाता है। देखो लिखा है फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज रिड्यूस हो जाती ड्यू टू इंटरफेरिंग एंड प्रेजेंस ऑफ अदर। जबकि रिसोर्स क्या है, तो जरूरी नहीं कि रिसोर्स कम हो तभी कंपटीशन, ज्यादा पे भी हो सकता है। कंपटीशन की डिफिनीशन यहां लिखी है क्या, प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ इज लोवर्ड इन प्रेजेंस ऑफ, और फिटनेस किस मामले में देखी जाती है, आर। इसको लेबोरेटरी में किसने एक्सप्लेन किया, गाउस ने। क्या कहा, जब रिसोर्स क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, तो जो सुपीरियर स्पीसीज होगी वो एलिमिनेट कर देगी किसको, इंफीरियर स्पीसीज। लेकिन कह रहे हैं कि ऐसे कंपटीटिव एक्सक्लूजन नेचर में हमेशा होते हैं, नहीं होते, याद रखिएगा। वो अलग बात है कि कुछ बढ़िया एग्जाम्पल हमारे पास हैं, जैसे एबिंगडन टार्टवाइज कहाँ, गैलापोगा आइसलैंड, क्या कर गए, एक्सटिंक्ट कर गए एक ही डिकेड में। कब, जब गोट इंट्रोड्यूस कर दिया गया कहाँ, आइसलैंड में। एक और प्रमाण है किसका, अकरेंस ऑफ कंपटीशन इन नेचर, और इसको कहते क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कंपटीटिव रिलीज है। कंपटीटिव रिलीज का मतलब कंपटीशन ही कम कर देना। तो जो कंपटीटर हो उसको वहां से हटा दो, तो जो स्पीसीज होंगी उनके बीच कंपटीशन दूसरा होने लगेगा। भाई इधर देखिए, मान लो एक स्पीसीज है, एक स्पीसीज बी है और एक स्पीसीज सी है, इसका कंपटीशन हो रहा था, इसको हटा दो तो ये इसको एलिमिनेट कर देगी। फिर ये देखिए मेन कंपटीटर है, इसको हटा दिया गया तो कंपटीशन क्या हो गया, रिलीज हो गया। मेन कंपटीटर के प्रेजेंस में इसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ नहीं जाएगा। देखो ए स्पीसीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, बहुत छोटी जगह में था, जब वहां क्या था, एक बढ़िया सुपीरियर स्पीसीज थी। लेकिन अगर किसी तरीके से कंपटीटिंग स्पीसीज को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा, बढ़ जाएगा। उन्होंने एग्जाम्पल करके दिखाया है। एक कंपटीटिव सुपीरियर बारनाकल है, नाम क्या है, बालानस, डोमिनेट किसको करता है, इंटरटाइडल एरिया, और एक्सक्लूड कर देता है किसको, स्मॉलर बारनाकल, कौन सा, कैलामाथस फ्रॉम दैट जोन। तो अगर आप एक काम करो, यहां से इनको हटा दो तो इनकी संख्या क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी को कहते हैं क्या, कंपटीटिव रिलीज कहते हैं। इन जनरल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिक कर लो, एग्जाम में आ चुका है। कंपटीशन से सबसे ज्यादा परेशान कौन है, जिसकी तैयारी अच्छी नहीं होती वो परेशान होता है। तो देखो कौन परेशान है, इन जनरल दो लोग सबसे ज्यादा परेशान है, कौन, हर्बीवोरस, और ये ज्यादा प्रभावित होते हैं किससे, किसकी तुलना में, आए सच एग्जाम में आए, इंपॉर्टेंट है।
फिर वही कहानी आ गई, गाउस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। गाउस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? हर साल एक सवाल आ रहा, जान लो, आना ही आना है क्वेश्चन, एग्जाम में कुछ ना कुछ आ ही रहा है। क्या कहता देखो, कहता है कि यदि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपटीट कर रही हैं तो नहीं रह सकती हैं क्या इंडिपेंडेंटली। क्यों? जो इंफीरियर होगी वो क्या हो जाएगी? एलिमिनेट हो जाएगी। ये कौन कह रहा है? गाउस कह रहे हैं। लेकिन कह रहा है ये तभी सही है जब अन्यथा सही नहीं है। आज की स्टडी कहती है ऐसा संभव नहीं है, ये पूरी तरीके से लागू नहीं है। ये कहती हैं कि अगर स्पीसीज फेस कर रही है कंपटीशन तो ये इवाल्व कर लेंगी कोई ना कोई मैकेनिज्म जिससे क्या कर सके। ध्यान से सुनिएगा, गाउस कहते हैं कि कोई एग्जिस्टेंस संभव नहीं है, लेकिन ये साइंटिस्ट ये कहते हैं नहीं, क्या होगा? कोई एग्जिस्टेंस होगा। एग्जाम्पल से कहा गया, कहा अगर स्पीसीज कंपटीट कर रही हैं तो कंपटीशन को क्या किया जाए? लड़ाई को अवॉइड किया जाए। कैसे? कहा भाई जैसे मान लीजिए तालाब है, नदी में या जंगल में कोई पर्टिकुलर वाटर बॉडी है, वाटर सोर्स है, वहाँ सब लोग पानी पीने जाते हैं और शेर वहाँ बैठा है तो कोई पानी पीने नहीं जाएगा। तो ठीक है, तो शेर से लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करो, कभी ना कभी तो शेर उठ के जाएगा ही घूमने, जब ये घूमने जाएगा तो पानी पी लेंगे, है ना? कि लड़ाई करेंगे तो मारे जाएंगे। तो शेर कभी ना कभी तो उठ के जाएगा ही। तो टाइम बांट लो भाई, शेर राजा है वो दिन में पानी पी ले, बाकी लोग प्रजा है वो रात में पानी पी ले, है ना? क्या करो, टाइम बांट लो, लड़ाई खत्म हो जाएगी ना। अब जिस समय शेर अपने परिवार के साथ पानी पीने गया है उसी समय सारे हिरन भी पानी पीने पहुंच गए, तो कहेंगे लाओ भाई ट्रेनिंग भी ले ली जाए, बच्चों को शिकार भी सिखाया जाए इसी में। क्यों? तो टाइम क्या किया जाएगा? बांट दिया जाए, या फोरेजिंग पैटर्न क्या कर दिया जाए? चेंज कर दिया जाए। तो कंपटीशन क्या हो जाएगा? एवॉइड। और अगर कंपटीशन एवॉइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, हमको जज नहीं बनना है, हमको क्वेश्चन सही करना है। कौन कहता है कि कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा? गाउस कहते हैं। और कौन कहता होगा? मैकार्थर कहते। बात खत्म। इन्होंने कहा है कि 5 स्पीसीज हंसी खुशी एक साथ रह सकती हैं एक ही पेड़ पर। तो 5 एक पेड़ पर कैसे रहेंगे? मारपीट नहीं करेंगे? तो नहीं करेंगे। क्यों? इनका क्या अलग था? इन्होंने क्या अवॉइड कर दिया? तो कौन कहता है कि कोई एग्जिस्टेंस होगा और कौन कहता नहीं होगा? बस हम क्या कहते हैं, हमको क्वेश्चन सही करना है। फिर आएगा पैरासिटिज्म। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यहाँ फ्री में क्या करना है? रहना भी है, चलो रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री में खाना भी है, चलो खा भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में होस्ट को मार भी डालेंगे, ये दिक्कत है। फ्री में रहेंगे, फिर फ्री में खाएंगे, और फिर जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद कर देंगे। ठीक है, ये है पैरासाइट। बहुत सारे पैरासाइट हैं जो इवाल्व करेंगे क्या? होस्ट स्पेसिफिसिटी, और केवल सिंगल स्पीसीज ऑफ होस्ट पर पैरासाइट होंगे। तो इस नाते यहाँ फिनोमेना कौन सा होता है? कोइवोल्यूशन। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोइवोल्यूशन याद रखिएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो अगर पैरासाइट, अगर होस्ट ने कुछ चेंज किया है, अगर होस्ट ने कुछ इवाल्व किया है, तो पैरासाइट भी क्या करेगा? इवाल्व करेगा उसको काउंटरएक्ट करने के लिए। अब सवाल ये है कि ऐसा तो है नहीं कि होस्ट वेलकम करेगा कि आओ भैया हमको बीमार करो, वेलकम तो करेगा नहीं। तो पैरासाइट को मारने का प्रयास करेगा, लेकिन पैरासाइट को भी तो अपनी जान बचानी है। तो कोई ना कोई स्पेशल जैसे लॉस कर देगा क्या? अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, और आ जाएंगे क्या? एडहेसिव ऑर्गन, जैसे शक्कर आ जाएंगे जिससे अटैच हो सके किससे? लॉस कर देंगे क्या?
क्यों? जब फ्री बना बनाया खाना मिल ही रहा तो कौन सी दिक्कत है। और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट आफिन क्या होगी, इसमें एक या एक से ज्यादा, उसका क्या फायदा, जब कई होस्ट होंगे तो कहीं ना कहीं तो बचे रहेंगे। फैसिलिटेट पैरासिटिज्म, आपको पता है मलेरिया पैरासाइट में वेक्टर कौन है, मॉस्किटो है। कोई जनरल क्वेश्चन नहीं मिला यहाँ। ऐसे पैरासाइट जो कहाँ खाएं या रहें, एक्सटर्नल सरफेस, तो क्या कहोगे? मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल क्या है, लाइस, कहाँ रहते हैं, ह्यूमन, और टिक कहाँ रहते हैं, डॉग। मैरीन फिश के ऊपर कौन रहता है, कोपीपोड, ये बहुत अच्छा सवाल है। कोपीपोड क्या है, तो कहोगे एक्टोपैरासाइट हैं। और कस्कुटा भी क्या है, तो पैरासिटिक प्लांट है। कैसे ग्रो करता है, हेज प्लांट पर, क्योंकि यहाँ क्या नहीं है, ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन बेचारा कहाँ से लेगा, होस्ट प्लांट से लेगा एज ए पैरासाइट। तो ये टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, टोटल स्टेम पैरासाइट। फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड एज, क्यों? क्योंकि ध्यान सुनिए, वो हमारे साथ परमानेंट तो रहते नहीं है, कभी कभार आते हैं। पैरासाइट असली वो होता है जो होस्ट के साथ परमानेंट रहे, और इसको केवल ब्लड कब चाहिए, रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसके ओवुलेशन में ब्लड मील की एक प्रोटीन, ब्लड लेगा डाइजेशन करेगा, प्रोटीन मिलेगी, उससे इसका ओवुलेशन इंपैक्ट होता है। इसी नाते इसको केवल किसके लिए चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए। क्या क्वेश्चन पूछेगा क्यों रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए, तो कहोगे ह्यूमन आरबीसी की जो प्रोटीन है उसके डाइजेशन के बाद जो मिलेंगे वो इसके ओवुलेशन के लिए जरूरी है। अच्छा, इंडो पैरासाइट बेटा कहाँ रहेंगे, इंडो पैरासाइट वो हैं जो कहाँ रहेंगे, अंदर, एट डिफरेंट साइट, चाहे जहाँ रह ले उससे कोई मतलब नहीं। लाइफ साइकिल ऑफ इंडो पैरासाइट और ज्यादा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उनको अंदर रहना है तो कुछ ना कुछ मार्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर करने पड़ेंगे। ये ब्रूड पैरासिटिज्म, ये स्पेशल केस है। सिर्फ 3 क्वेश्चन है। कोयल और कौवा, ये क्या है, कुक्कू, और ये क्या है, ध्यान से सुनना, इसने अपने अंडे यहां रखे 1 2 3, ये है इसके एग, ये है इसका नेस्ट। जब ये कहीं घूमने चले गए तो ये भी आके अपने अंडे रख दिए 2 और। अब ध्यान से सुनना, कुछ देर बाद ये लौट के आए, तो इतना गिनती तो आती ही होगी, ये गए थे तब 3 थे, अब लौटे हैं तो 5, इसका मतलब 2 अपने नहीं हैं। लेकिन कौन 2 अपने नहीं है ये कैसे पता चले, बच्चे होते तो बता देते, तो अंडे हैं, तो कहा चलो देखा जाए। तो ध्यान सुनना, इन अंडों को जब उठा कर देखा गया तो पहचान नहीं पाए, क्यों, ये जो इसके एग हैं और जो इसके एग हैं दोनों के बीच बहुत समानता है, तो पहचान ही नहीं पाए। अगर मान लेते उन्होंने कहा लाओ 2 अंडे बाहर गिरा दिए जाएं, पता लगा अपने ही 2 बाहर गिरा दिए हैं, तो इन्होंने कहा ऐसा करो कोई बात नहीं, जहां 3 अंडे अपने हैं तहां 2 दूसरे के भी रख लेंगे, ठीक है, तो 5 अंडे। देखिएगा इस केस में ये क्या है, पैरासाइट, और ये क्या है, होस्ट। जब कभी कोई एक बर्ड दूसरे बर्ड के नेस्ट में एग ले कर दे, इसी को कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कुछ दिन बाद बच्चे तो निकलेंगे ही, तो बच्चों से कौन सी दुश्मनी है, मान लो 3 निकले काले रंग के बच्चे, 2 निकले लाल रंग के बच्चे, तो जान जाएंगे अपने वाले नहीं हैं, लेकिन कहेंगे कोई बात नहीं, जाओ तुम भी कुड़ो, ठीक है, बस ध्यान रखना तुम लोग गलती ना करना जो तुम्हारे मदर फादर कर गए हैं, किसी दूसरे के घोंसले में अंडा न रखना, अपना घोंसला बना लेना है। लेकिन वो मानेंगे नहीं, वो तो इनहेरेंट है ना उनका, अभी माफी अभी मांग के चले जाएंगे यहां से। क्लियर हो गया, क्या है, जब कभी कोई एक बर्ड अपने एग किसी दूसरे
नेस्ट में रिलीज करे तो क्या होगा? ब्रूड पैरासिटिन। यहाँ होस्ट कौन है? होस्ट कौन है? क्रो। और पैरासाइट कौन है? कुक्कू। पढ़ो भैया, देखो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जहां पैरासिटिक बर्ड कौन? कुक्कू। लेज एग इन नेस्ट ऑफ होस्ट। कह रहा बेचारे बाकी सारा काम कौन करते हैं? ये करते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन एग ऑफ पैरासिटिक बर्ड इवॉल्व टू रिजेंबल क्या? बिल्कुल सेम। अगर सेम ना हो तब तो पहचान जाए ना क्या सेम होगा, साइज भी और कलर भी। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कुछ दिन बाद इवोल्यूशन के बाद इन्होंने कहा लाओ अपने अंडों के ऊपर काले रंग का टीका लगा देते हैं, तो पहचान जाएंगे ना। तो वो लोग भी चालाक है, वो भी अपना क्या करेंगे? काले रंग का टीका लगा के जाएंगे। ठीक है, इसको जानते हो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं को इवोल्यूशन। अगर होस्ट ने कुछ बदलाव किया तो उसको काउंटर करने के लिए पैरासाइट भी क्या करेगा? बदलाव करेगा। क्या कहोगे? को इवोल्यूशन। फिर उनको इजेक्ट नहीं कर पाती है। कह रहा जाओ पता करो। तो देखो कुक्कू या कोयल और क्रो, इसमें कौन पैरासिटिक है कौन प्रे है कौन होस्ट है? होस्ट क्रो और पैरासाइट कुक्कू। चलो फिर आता है कैमासिलिज्म। अच्छा ये बताओ, कमेंसलिज्म में एक का तो फायदा हो रहा था, एक का ना फायदा ना नुकसान। देखते हैं, ये ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज क्या थी, दूसरे का ना फायदा ना नुकसान। टिक करो, इसका एग्जाम्पल टिक करो। एक आर्किड ग्रो कर रहा है एज ए इपीफाइट, कहाँ? मैंगो ब्रांच पर। और एक बार्नेकल ग्रो कर रही है कहाँ? बैक ऑफ व्हेल पर। ना तो बेनिफिट हो रहा ना नुकसान हो रहा है किसका, और ना ही किसका? व्हेल का। तो ये किसका एग्जाम्पल है? क्या? कमेंसलिज्म। फिर देखो कैटल अर्गट जो बगुले होते हैं और ग्रेजिंग कैटल, तो ग्रेजिंग कैटल आगे आगे चलते हैं और बगुले इनके पीछे पीछे चलते हैं। कैटल कहते हैं हमसे क्या मतलब है, तुम पीछे अबे तो कहने से हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, ऐसा कह नहीं सकते हैं। ये अपना आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं, तो इंसेक्ट निकलेंगे और ये लोग अपना खाएंगे। इनका कोई नुकसान, इनका कोई नुकसान नहीं, इनका क्या हो गया? फायदा। तो कैटल अर्गेट कैटल के बीच कौन सा रिलेशनशिप है? कमेंसलिज्म में। ठीक है, एक और देखो, सी एनिमोन और क्लान फिश। क्लान फिश का जो शिकारी था वो क्लान फिश को दौड़ा रहा था। क्लान फिश भाग के गई और सी एनिमोन के टेंटिकल के बीच में बैठ गई। अब शिकारी दूर से देख रहा है, क्यों? उसके पास नहीं जाएगा क्योंकि वहां है स्टिंगिंग सेल, और कभी आए होंगे उनके पास तो उनको पता होगा कि कैसा करंट लगता है, इस नाते वो आएंगे नहीं। तो किसको कौन बच जाएगा? क्लान फिश। अच्छा, एनिमोन का कोई नुकसान? कोई नुकसान नहीं। तो सी एनिमोन और क्लान फिश के बीच कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म के 4 एग्जाम्पल। पहला आर्किड ऑन मैंगो, दूसरा बार्नाकल ऑन व्हेल, तीसरा अर्गेट कैटल एंड अर्गेट और कैटल के बीच, और बस ये 4 एग्जाम्पल याद रखोगे। अच्छा, म्यूचुअलिज्म में बेटा क्या होता है? दोनों को फायदा होता है ना। क्या? इंट्रैक्शन कन्फर्म बेनिफिट ऑन बोथ। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लाइकेन, ये बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है। किसके बीच होता है? फंगस और किसके बीच? अलगी। कभी कभार ये साइनोबैक्टीरिया होता है, मतलब इनको फोटोसिंथेसिस वाला चाहिए, चाहे वो एल्गी हो चाहे साइनोबैक्टीरिया हो। फिर आ जाओ माइकोराइजा, ये फंजाई और हायर प्लांट के बीच। फंजाई मदद करेगी पौधे की किसमें? एब्जॉर्प्शन में। तो पौधे क्या मदद करेंगे? न्यूट्रिशन देंगे या कार्बोहाइड्रेट देंगे।
एक गलती देखो कैसे हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए लाइकेन का एसोसिएशन किसके किसके बीच है, तो कहो लाइकेन क्या है, तो कहोगे फंजाई का एल्गी से है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी से भी है, एल्गी से तो है ही। मोस्ट स्पेकुलर एंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। अब देखो प्लांट एनिमल रिलेशनशिप में एक क्वेश्चन है, क्या देखो प्लांट और एनिमल रिलेशनशिप में ये है कि जो प्लांट हैं उनका हो जाएगा पॉलिनेशन, तो एनिमल का भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। क्या फायदा होगा? एनिमल को मिल जाएगी अंडे देने की जगह, एक फायदा, या फिर उसको नेक्टर और पॉलन मिलेंगे, दूसरा फायदा। तो ये है प्लांट एनिमल रिलेशनशिप, स्पेशली प्लांट पॉलिनेटर के बीच जो रिलेशनशिप है वो है। क्या देखो प्लांट को एक एनिमल चाहिए पॉलिनेशन के लिए, एनिमल को भी क्या चाहिए, फीस चाहिए। अब फीस क्या लेगा, तो रिवार्ड देगा दो, या तो क्या मिलेगा, या तो क्या मिलेगा नेक्टर, या तो क्या मिलेगा जूसी और न्यूट्रिशियस फ्रूट। किसके लिए? सीड डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल में भी अवार्ड मिलेगा। म्यूचुअल बेनिफिट सिस्टम में कभी कभार क्या आ जाते हैं, चीटर आ जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, नेक्टर तो ले लेते हैं लेकिन क्या नहीं करते हैं, पौधा कुछ कर भी तो नहीं सकता है, तो कुछ हल निकालेगा। यू कैन सी यहां भी क्या हो जाएगा, पौधा कुछ चेंज कर लेगा अपने आप में, तो एनिमल जो उसका मेन वाला होगा वो आएगा। उससे क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर एंड इट्स पॉलिनेटर। तो ये टाइटली लिंक है, याद रखिएगा। को इवोल्यूशन यहां मिला है और इससे पहले वाले में मिला था, याद रखिएगा। जैसे मेनी स्पीसीज ऑफ फिग, 1-to-1 रिलेशनशिप है किसके बीच, वैस्प के बीच। अगर फिग का पॉलिनेशन किससे होगा, केवल और केवल इसके पार्टनर वैस्प से ही होगा। अगर फीमेल वैस्प, क्योंकि फीमेल वैस्प क्या यूज करेगी, वही पोजीशन के लिए तो यूज करेगी ही, उसके जो सीड होंगे वो नरिश करेंगे किसको, लार्वा। लेकिन वैस्प क्या कर देगा बदले में, पॉलिनेट कर देगा। ठीक है, आर्किड में एक स्पेशल पैटर्न है, वो है स्यूडो कॉपुलेशन का, वो देख लेते हैं। लिखा है आर्किड में बड़ा स्पेशल डाइवर्सिटी है फ्लावर पैटर्न की, और ये अपने राइट पॉलिनेटर को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, तो कैसे, इनके पॉलिनेटर के नाम पूछ सकता है एग्जाम्पल, बीज और बम्बल बीज, जिससे पॉलिनेशन हो। बहुत इंपॉर्टेंट, मेडिटेरेनियन आर्किड है, नाम क्या है, ऑफ्रिस है, क्या करती है, सेक्सुअल डेसिट, क्यों करती है, पॉलिनेशन, किससे करवाते, बी। क्यों, इसका एक पेटल, याद रखिएगा इसके आल पेटल नहीं, केवल एक पेटल, एक पेटल बिल्कुल सेम है किससे, फीमेल बी से। तो मेल हमेशा अट्रैक्ट होगा, उसको समझेगा फीमेल है तो क्या करेगा, स्यूडो कॉपुलेशन करेगा विद द फ्लावर ड्यूरिंग द प्रोसेस। व्हेन दिस सेम बी फिर से स्यूडो कॉपुलेट होगी, अनदर फ्लावर को करेंगे तो पॉलिनेशन हो जाएगा। एक शब्द ये याद रखेंगे, स्यूडो कॉपुलेशन, एक शब्द याद रखेंगे, सेक्सुअल डेसिट। यहां भी क्या होगा, को इवोल्यूशन है। अगर फीमेल बी कलर चेंज कर ले तो फ्लावर को भी अपने में वो बदलाव करना पड़ेगा। तो पॉलिनेशन तभी सक्सेस होगा जब तक क्या ना हो जाए। ठीक है, चैप्टर हो नहीं पाएगा, अगले दिन पढ़ाएंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो क्या मिलेंगे हम लोग कल, या हम फोन करते, कल नहीं मंडे, कल तो संडे है ना, हम मंडे मिलेंगे।